वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम बोहर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसकी डिराइवेशन या इसकी कैलकुलेशन के लिए हम हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल को साथ लेके चलेंगे कि ये फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze का। इस न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? Ze का। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। E क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन को। बात की समझ आ रही है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -E का या E-। बात की समझ आ गई। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E- का और ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्व कर रहा है और साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन के मास को हमने m का नाम दिया। अब ये अपोजिटली चार्ज बॉडीज़ है तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करके देती है कि Fc यानी F कोलम्बिक यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। यानी ये चार्ज ये फॉर एग्जांपल Q1 है और ये Q2 है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? इन दोनों के चार्जेस यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास चार्जेस है वो कौन से हैं? Ze और -E है या E- है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ze.E। बात की समझ आ गई। ये क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन और ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय r²। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह हम कांस्टेंट पुट करते हैं और वो उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं K का। उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया कि किस चीज़ का? K का। K इज इक्वल टू Ze.E। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब बेसिस आपस में सेम होते हैं तो इनके पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसका बेस भी E है और इसका बेस भी E है। इसका पावर 1 है और इसका पावर भी 1 है। तो पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Ze² डिवाइडेड बाई r²। अब ये जो K है K इसकी अपनी एक वैल्यू है और इस वैल्यू को इन्होंने कहा है यानी Fc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² डिवाइडेड बाई r²। ये 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये K की वैल्यू है। बात की समझ आ गई। तो देखें, जब हम दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से मैथमेटिक्स का रूल है, तो उनके नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो Fc इज इक्वल टू इसके नोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? Fc इज इक्वल टू इसके नोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई Ze² इज इक्वल टू Ze² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई r² इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r रेडियस है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम है उसमें से रेडिएशन पास होती है कितनी आसानी के साथ। यानी वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये है कि फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, इसमें से हम रेडिएशन को पास कर रहे हैं। तो ये रेडिएशन कितनी आसानी के साथ जो है पास होती है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात की समझ आ रही है। और इसकी अपनी एक वैल्यू इन्होंने निकाली हुई है जो 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर जूल इनवर्स मीटर इनवर्स के बराबर है। बात की समझ आ गई। तो इसको हमने क्या कहा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1 का। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। बात की समझ आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन ना नीचे गिर रहा है और ना ऊपर गिर रहा है। तो मतलब क्या कि F कोलम्बिक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स जो एक बॉडी को कंपेल करती है कि सर्कुलर पाथ में
मोशन करे। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है? एफ कोलम्बिक प्रोवाइड कर रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट के बाहर भी नहीं जा रहा है, ना ऑर्बिट के नीचे आ रहा है ना ऑर्बिट के बाहर जा रहा है। तो मतलब क्या है कि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रही है उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लग रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लग रही है? एफ कोलम्बिक की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ कोलम्बिक की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसको बैलेंस करता है कौन? एफ सेंट्रीफ्यूगल। एफ सेंट्रीफ्यूगल, एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे हमने एफ सेंट्रीफ्यूगल का लिखा। एफ सी यानी एफ कोलम्बिक की वैल्यू हमारे पास क्या है? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और एफ सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू क्या है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हम अब आर को फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा? हमारे पास रिजल्ट बचेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास रिजल्ट आएगा जेड ई स्क्वायर, इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? जेड ई स्क्वायर और आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर आर। देखिए इस साइड पे भी आर है और इस साइड पे भी आर स्क्वायर है, तो एक आर स्क्वायर जो है वो एक आर के साथ कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ आर बचेगा। ये वाली टर्म इस साइड पे मल्टीप्लाई है, जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। बात की समझ आ गई? तो ये हमारे पास, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2 का। बात की समझ आ गई? आर इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी टर्म को हम इस साइड पे ले आए और वी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की। तो देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। यानी कहने का मतलब ये कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किस चीज़ का? एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई का। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड का। हमारे पास क्या आएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। हमने स्क्वायर इसलिए लिया ताकि इस इक्वेशन को हम बराबर कर सकें। यहाँ पे वी स्क्वायर है तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी वी स्क्वायर लिया। तो इसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारा टर्म, इस साइड पे जब हम लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। बात की समझ आ गई? इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 3 का। इसको हमने नाम दिया किस चीज़ का? इक्वेशन 3 का। अब इस तरह कर ले कि कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 3 और 2 को जो है आपस में कंपेयर कर लें। तो देखिए इनके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जब दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो इनके राइट हैंड साइड क्या होंगे? मस्ट इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एम स्क्वायर। फिर से हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये जेड ई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। बात की समझ आ गई? तो देखिए इस साइड पे एक एम है और इस साइड पे एम स्क्वायर है, तो ये इसके साथ कट जाएगा। इस साइड पे आर स्क्वायर है, इस साइड पे आर है, तो ये आपस में कट जाएंगे। इस साइड पे भी 4 है, इस साइड पे भी 4 है, इस साइड पे पाई है, इस साइड पे पाई स्क्वायर है, तो ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? जेड ई स्क्वायर इस साइड पे पाई एक बच जाएगा
आर बच जाएगा, एम बच जाएगा, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 भी कट गया था, पाई भी कट गया था, एप्सिलॉन नॉट सिर्फ जो है वो बच जाता है। हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारा टर्म जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड ई स्क्वायर पाई एम, जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो ये हमारे पास रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए क्या हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गई। ये हमारे पास क्या है, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो ये है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को लेके चल रहे थे, तो हाइड्रोजन के लिए जो z होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम r इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपना लिख लेंगे। n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, यानी आपको ऑर्बिट दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इस ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर दें। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो समझ आ जाएगी। और z की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1। बाकी जो सारे ये कांस्टेंट है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर पाई एम, इससे हमारे पास एक वैल्यू आई है जिसको हम कहते हैं 529 एंगस्ट्रॉम, 529 एंगस्ट्रॉम। बात की समझ आ गई। तो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए, अब ये एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का जो फोर्थ ऑर्बिट है उसका रेडियस कैलकुलेट कर ले। देखिए हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। तो जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट आपको दिया जाए वो डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो r इज इक्वल टू r, n की जगह अब मैं क्या पुट करूँ, 4 पुट कर लूँ, 4 स्क्वायर है हमारे पास, तो 4 स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो r इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 16 मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसके r से आपके पास इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी, उसके साथ एंगस्ट्रॉम जो है वो लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट जो है वो हो जाएगा। बात की समझ आ रही है। इस तरह अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि r1 r2 r3 और r4, यानी ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट है और उनका रेडियस आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो r1 है ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, r2 सेकंड ऑर्बिट का, r3 r4 जो है वो इस तरह थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस है। और आपसे पूछा जाए कि r1 ग्रेटर होगा या r2 ग्रेटर होगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस ग्रेटर होगा या सेकंड का ग्रेटर होगा या थर्ड का या फोर्थ का। तो आपने किस तरह ऑर्डर लिखना है कि r4 का जो रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है r3 से, r3 का जो रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है r2 से, r2 का जो रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है r1 से। देखें ये जो ऑर्बिट है और यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट और r, इनके दरमियान जब हम इक्वल को साइन ख़त्म करेंगे तो हम प्रोपोर्शनलिटी पुट करेंगे। तो क्या मतलब कि ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। तो जितना ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतनी हमारे पास उसका जो रेडियस है वो ग्रेटर होगा। तो फोर्थ ऑर्बिट ग्रेटर होता है, फिर थर्ड, फिर सेकंड एंड फिर फर्स्ट। और इसी तरह जो डिफरेंस है वो भी r4 माइनस r3 का ग्रेटर होता है r3 माइनस r2 का, और r2 माइनस r3 का जो r3 माइनस r2 का जो ग्रेटर रेडियस है वो ग्रेटर होता है r2 माइनस r1 का। देखिए आप पुट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल r4 आप यहाँ पे पुट कर देते तो इससे एक रिजल्ट आ जाएगा। r3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो 9 16 से कम है ना, तो इस वजह से ये नंबर कम आएगा जितनी भी इससे वैल्यू आएगी। r2 पुट कर ले तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 और भी कम है, यानी 16 सबसे ज़्यादा था, 9 उससे कम है, 9 से फिर 4 कम है, 4 से फिर 1 जो है वो कम है। बात की समझ आ रही है। तो इस तरह आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे वैल्यू आपके पास कुछ आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वाकई जो r4 का रेडियस है वो ग्रेटर होता है r3 से, r3 का जो रेडियस है वो ग्रेटर होता है r2 से। बात की समझ आ रही है। तो इस तरह जो है हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।